कभी सोचा है कि एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे देश पर, एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर सकती है? आज हम इतिहास की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। कहानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और मौके का एक ऐसा खेल है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हमारी कहानी शुरू होती है 15वीं और 16वीं सदी से। एक ऐसा दौर जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़रें भारत की दौलत पर टिकी थीं। देखिए, उस वक्त भारत दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। मसाले, कपड़े, कीमती सामान किसके लिए मशहूर नहीं था? तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यूरोप की हर बड़ी समुद्री ताकत यहाँ अपना हिस्सा चाहती थी। ये होड़ एक सदी से भी ज्यादा चली और इसकी शुरुआत की पुर्तगालियों ने। और मजे की बात यह है कि पुर्तगाली जो सबसे पहले आए और जिन्होंने हिंद महासागर पर एक तरह से राज किया, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। जैसे ही अंग्रेज मैदान में उतरे, पावर का बैलेंस बदलने लगा। 1612 में स्वाली की लड़ाई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां एक छोटी सी अंग्रेजी नेवी ने एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया और भारत में अपने भविष्य का रास्ता साफ कर लिया। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहां से कंपनी का असली मकसद धीरे धीरे सामने आने लगता है। उनका इरादा सिर्फ मसाले बेचने का नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत तो हुई थी 1600 में, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से मिले एक कागज के टुकड़े, एक शाही चार्टर से। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उन्होंने भारत के तटों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। पहले मद्रास, फिर दहेज में मिला बॉम्बे और फिर कलकत्ता। ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थे, ये भविष्य के एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। वैसे भारत में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके ही यूरोपीय दुश्मन फ्रांसीसी थे। दोनों कंपनियों ने भारतीय राजाओं की लड़ाइयों में अलग अलग गुटों का साथ दिया। इन लड़ाइयों को कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है और आखिर में रॉबर्ट क्लाइव जैसे चालाक रणनीतिकारों की वजह से अंग्रेजों की जीत हुई। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की ये बात उस समय के हालात को एकदम सटीक बताती है। भारतीय शासक यूरोपियों की व्यापारिक ताकत को समझते थे, लेकिन वो उनकी फौजी ताकत से भी डरते थे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था, जो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। ये साल भारतीय इतिहास में एक भूचाल लेकर आया। 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई। ये एक असली लड़ाई से ज्यादा एक साजिश थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। इस एक जीत ने कंपनी को भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल के खजाने का मालिक बना दिया और बस यहीं से एक ट्रेडिंग कंपनी एक शासक बन गई। बंगाल पर कब्जे के बाद कंपनी ने पूरे भारत में फैलने के लिए कुछ बहुत ही चालाक और अक्सर बहुत बेरहम नीतियां अपनाई। इनमें सबसे पहली थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ये कमाल की चाल थी। भारतीय राजाओं को बाहरी हमलों से सिक्योरिटी का ऑफर दिया जाता था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। उन्हें अपनी खुद की सेना खत्म करनी पड़ती थी, अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश फौज को रखना पड़ता था और अपने सारे विदेशी मामले कंपनी को सौंपने पड़ते थे। मतलब एक तरह से वो अपनी आज़ादी बेच रहे थे। और फिर आया लॉर्ड डलहौजी का बदनाम व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी तो और भी सीधी थी। अगर किसी राज्य के राजा की मौत बिना बेटे के हो जाती है, तो वो राज्य सीधे कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। इस कानून ने गोद लेने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को मानने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर यह जमीन हड़पने का एक बहाना था। और इस सिद्धांत का असर बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही सालों में सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े बड़े राज्य एक के बाद एक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। जाहिर है, इससे भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा गुस्सा और डर भर गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा 1856 में अवध के विलय से। अवध तो दशकों से अंग्रेजों का वफादार दोस्त रहा था, लेकिन डलहौजी ने कुशासन यानी बैड गवर्नेंस का बहाना बनाकर उस पर भी कब्जा कर लिया। इस एक हरकत ने यह साफ कर दिया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं है और इसने पूरे उत्तर भारत में असंतोष की आग को और भड़का दिया। तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन इस कॉर्पोरेट जीत की आर्थिक कीमत क्या थी? कंपनी ने भारत से पैसा कैसे निकाला? देखिए, सत्ता में आते ही कंपनी का सबसे बड़ा मकसद था जमीन से ज्यादा लगान वसूलना। उन्होंने 3 मुख्य सिस्टम लागू किए:
जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इन सिस्टम्स का नतीजा ये हुआ कि किसानों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे गांव के गांव गरीबी में डूब गए। इस पूरे आर्थिक शोषण को दादा भाई नौरोजी ने एक नाम दिया, धन का निकास या द ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने समझाया कि कैसे भारत की दौलत लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही थी, कंपनी के अफसरों की सैलरी, दफ्तरों के खर्चे और मुनाफे के तौर पर, और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये एक वन वे ट्रांसफर था जिसने भारत को गरीब और ब्रिटेन को अमीर बना दिया। राजनीतिक नाइंसाफी, आर्थिक लूट और सामाजिक बेचैनी का ये लावा आखिरकार एक ज्वालामुखी की तरह फटा और इसने ब्रिटिश भारत की नींव हिलाकर रख दी। 1857 के विद्रोह की चिंगारी उन कारतूसों से लगी जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। मंगल पांडे के विरोध और उनकी शहादत ने इस आग में घी का काम किया, और फिर देखते ही देखते मेरठ से उठा ये तूफान दिल्ली पहुंच गया, जहां विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका एक नतीजा ऐसा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकती, और उन्होंने भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। विद्रोह के बाद का दौर एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज शुरू हो गया। लेकिन अनजाने में इस विद्रोह ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद के बीज भी बो दिए थे। इस साझा दुख और लड़ाई के अनुभव ने लोगों को एक दूसरे के करीब ला गया, और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने के साथ ही आज़ादी के संगठित संघर्ष की नींव रखी गई। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो 1858 में खत्म हो गया, पर क्या उसकी विरासत सच में कभी खत्म हुई? उसके बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव, कानूनी और आर्थिक ढांचे ने दक्षिण एशिया के भविष्य पर दशकों तक असर डाला। ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसके सबक आज भी बहुत मायने रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।